नमस्कार। हिंदी कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी भाषा को लेके। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम का विषय है हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार। और खुशी की बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है त्रिपुरा विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य सर, और साथ ही में उपस्थित है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे सर। धन्यवाद सर, आप दोनों को हमारे स्टूडियो में हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। तो जैसे कि सर हम बात कर रहे थे, आज का हमारा विषय है हिंदी विभाग का और हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार हम कैसे कर सकते हैं। तो सर आलोक सर, हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर में हिंदी भाषा का स्थिति क्या है। पूर्वोत्तर में अब हिंदी भाषा की स्थिति काफ़ी संतोषजनक है जी। पूर्वोत्तर में हिंदी अब केवल एक मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषी प्रदेश में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में भी संपर्क भाषा के रूप में, बाजार की भाषा के रूप में प्रचलित हो रही है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। बीते कुछ दिनों से बदली हुई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति ने उसको और बल प्रदान किया है। और आप देखेंगे कि नागालैंड से लेकर असम तक और त्रिपुरा से लेकर मिजोरम तक, इन सभी क्षेत्रों में सभी जगह हिंदी के विकास के लिए लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। तमाम सारे विद्यालयों में अब हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए लोग आ रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही हैं कि हिंदी सीख करके हमारे यहाँ के बच्चे सीधे केंद्र से जुड़ें और तमाम सारी सुविधाओं का लाभ ले पाएँ। ये हमारे लिए और हम सबके लिए संतोष की बात है। जी सर। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर में हिंदी भाषा के प्रसार के लिए हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो है दो तरह से प्रयास किया जा सकता है। एक तो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उनकी जो सरकारी संस्थाएं हैं हिंदी को लेकर, जिसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान है जिसका केंद्र शिलांग में है, गुवाहाटी में है, दीमापुर में है। इन केंद्रों ने लगातार हिंदी के विकास के लिए प्रयास करती रही हैं। अब देखा जाए दूसरी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जिसमें कह सकते हैं कि जिनका हिंदी से प्रेम है और ये लोग, ये व्यक्ति यहीं के रहने वाले हैं, तो ये लोग अपने हिंदी प्रेम के नाते आकर ये अपनी संस्थाएं बनाए हुए, जैसे में कह सकते हैं कि असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है। इसके अलावा यही त्रिपुरा में जो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है। तो इन लोगों ने हिंदी के विकास के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यह प्रयास किया है कि स्कूलों में हिंदी को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाए और हिंदी में अध्ययन अध्यापन किया जाए। तो यह प्रयास आज फलीभूत भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अरुणाचल में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गई है और असम में हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ तक कि त्रिपुरा जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और कह सकते हैं कि असम से लगा हुआ एक प्रदेश है, और कहा जाता है नॉर्थ में कि त्रिपुरा बहुत दूर है, लेकिन यहाँ भी जो है हिंदी की गूंज सुनाई दे रही है। अब देखिए कि यहाँ महाविद्यालयों में, स्कूलों में और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना हुई है। वहाँ पे बच्चों की जो संख्या है वो लगभग 30 के आसपास जो है हर साल जो है बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और हिंदी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हिंदी का इसके अलावा सरकारी एक और प्रयास है कि हर संस्थानों में, पीएसयू में भी और सरकारी संस्थानों में भी केंद्र सरकार ने यह योजना की कि राजभाषा विभाग एक खोला जाएगा। तो राजभाषा विभाग के द्वारा, जैसे बैंक में है तो उसमें भी एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होगी, हिंदी अनुवादक की नियुक्ति होगी, जो कहीं से पत्रकार आ रहे हैं किसी अन्य भाषा में। जैसे त्रिपुरा की स्टेट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, यहाँ 3 भाषाओं को दर्जा है,
तो हिंदी वहाँ नहीं है उन 3 भाषाओं में से। लेकिन फिर भी त्रिपुरा के अगरतला शहर में आप घूम जाइए तो हिंदी आप बोल रहे हैं तो कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बंगाली बोलने वाला व्यक्ति भी हिंदी समझ जाता है, बोल लेता है, और ककबरक बोलने वाले लोग भी हिंदी आसानी से बोल लेते हैं। उनकी अपनी अपनी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में व्यापार चल रहा है। हम लोग गोल मार्केट में जाते हैं घूमने तो हिंदी में आसानी से बातचीत होती है, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया, राजभाषा विभाग बनाया गया है, उसके अलावा नाराकस, वो नाराकस है नगरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो हर जगह हर विभाग को ये है कि हर 3 महीना पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि आपने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया। कई जगह ऐसा होता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के नाम पे ये जो राजभाषा विभाग बने हैं वे केवल एक डेकोरम पूरा करते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे मनोज सर ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं यहाँ जिन्होंने हिंदी के लिए अच्छा काम किया जी। तो अब उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो लगातार अपने व्यक्तिगत स्तर पे एक कोई संस्था चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, उसमें हिंदी में बच्चों को बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। उनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो उस वित्तीय सहायता के माध्यम से वो अपने कार्य को और आगे बढ़ाते हैं, फलीभूत हो रहा है। तो सरकार द्वारा और समाज द्वारा दोनों के परस्पर सहयोग से अब हिंदी का विकास हो रहा है। तकनीक तो उसमें और सहायक सिद्ध हुई है। जी सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि तकनीक के दौर में आपको क्या लगता है बच्चों को हिंदी का मतलब उनका सीखना जो है उनका सिस्टम क्या होता है? अभी हम देखते हैं कि मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बच्चे हैं कि कार्टून देखना बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें हिंदी भाषा का और मतलब तकनीक के दौर का क्या रिलेशन है? देखिए, आज के समय में यदि यह कहा जाए कि हिंदी जो है तकनीक के दौर में पूर्णतः कामयाब हो रही है तो गलत नहीं होगा जी। क्योंकि देखिए कि आज के संदर्भ में जिस अब जो कार्टून की बात कर रही हैं, अब कार्टून देखिए कि हिंदी में तमाम ऐसे जो है जो हम जिनको कह सकते हैं हम लोग साहित्य वाले हैं तो उनको बाल कविताएं कहते हैं जी। तो बाल कविताएं बहुत सारी लिखी गई हैं जिनको कार्टून के माध्यम से वह टीवी में प्रचारित किया जा रहा है, जिसको बच्चे बड़े शौक से देखते हैं जो है। और दूसरी चीज़ यह है कि हिंदी आज कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर की एक तरह से यह पूर्ण रूप से कामयाब भाषा बन रही है। जैसे आप लिखने में पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आज से जब कंप्यूटर जब हमारे यहाँ जब भारत में आया था तो उस दौरान हमें टाइपिंग की दिक्कत होती थी और गूगल में हमें कोई चीज़ ढूंढना है, खोजना है तो वो हिंदी में बहुत कम मिलता था जी सर। लेकिन आज देखिए कि हिंदी में आप कोई भी चीज़ जो है आप जानना चाहें जो है तो वो आपको जो है वहाँ मिल जाता है, अवेलेबल है जो है। तो मुझे लगता है कि तकनीक के दौर में हिंदी और भी मैं मानता हूँ कि और भी आगे जाएगी। और चूँकि आप देखिए कि दूसरे देशों में हिंदी लगभग जो है 30 देशों में हिंदी का पठन पाठन किया जा रहा है, तो इसमें दूसरे भी जो देश हैं उनके जो कह सकते हैं कि इंटरनेट पे जो सामग्रियाँ आ रही हैं जी। तो उसमें भी हम देखते हैं कि हिंदी के कुछ जो है काम किए जा रहे हैं जी सर। सर, आप कुछ ही देर पहले बता रहे थे कि सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे थे, तो सर ऐसा कौन सा प्रयास है जो हिंदी भाषा के प्रचार के बारे में बहुत कुछ हेल्प करता है? जैसा मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि सरकार द्वारा राजभाषा इकाई का गठन और विभिन्न संस्थानों में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए उसके लिए अनुवादक रखे जा रहे हैं। उसके लिए राजभाषा अधिकारी की एक नियुक्ति ही होती है और हर तिमाही रिपोर्ट उनसे मांगी जाती है कि 3 महीने में आपने क्या विकास किया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकारें तो अपने ढंग से प्रयास कर रही हैं जी। उनके अलावा व्यक्तिगत प्रयास, समाज द्वारा जो प्रयास हो रहा है हिंदी सीखने के लिए, अभी आपने इंटरनेट की बात की जी। आपने कार्टून की बात की, तो अब सामग्री लिखने के लिए हिंदी में जितनी नौकरियां मिल रही है, जितने जॉब्स आ रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग के लिए, अब
इतने बाजार खुल गया है हिंदी का, कंटेंट राइटिंग के लिए कोई मिल नहीं रहा है, वॉइसिंग के लिए नहीं मिल रहा, ओवर वॉइसिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा है, ट्रांसलेशन के लिए तो पहले से ही बाजार खुला हुआ है। अब एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, वो आ रही है, वो यहाँ की भाषा में चाह रही है कि यहाँ के लोगों को कंटेंट दे। आपको एक उदाहरण बताऊं कि AI फॉर भारत, एक IIT मद्रास ने AI पर काम स्टार्ट किया है, तो उसने सबसे पहले ये किया कि हम AI में कैसे भारतीय भाषाओं को लागू करें। उसमें हिंदी पहले है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं ने कहा कि हिंदी हमारी बड़ी बहन है, उसको राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्रदान हो, तो राजभाषा तो हो गई। अब उसमें AI में एक जैसे कोई दक्षिण भारत का है, कोई पूर्वोत्तर का है, तो उसके उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। तो अब AI पर जो उसके लिए प्रोग्रामिंग करता है, वो इस पर विचार कर रहा है कि कहीं से कोई भी उच्चारण हो, उसके लिए सही शब्द हम दें। इसके लिए लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, वहाँ लोग रखे जा रहे हैं। तो ये जो बाजार खुल रहा है, इससे लोग जो हिंदी सीखेंगे, वह हिंदी का अपना अलग रूप होगा, और हिंदी के लिए जो ये बाजार खुलेगा, उससे निश्चित ही आने वाले दौर में हिंदी भाषियों के लिए और हिंदी सीखने वालों के लिए अच्छा मार्ग खुलेगा, रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। मैं ये बताना चाह रहा था। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे आज देखिए कि जो अनुवाद की जो मांग बढ़ रही है ट्रांसलेशन की, बहुत अधिक है। आप देखिए कि चाहे वो आप देखिए कि व्यापार जो जिस तरह का है, कह सकते हैं कि बाजारीकरण का दौर चल रहा है, तो उसमें जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, उनमें जो है एक अनुवाद ट्रांसलेटर की आवश्यकता हो रही है जो, और बहुत सारी वो सामग्रियां तो वो ऑनलाइन देते हैं कि नहीं आप इसको ट्रांसलेट करिए, और उसका जो भी मानदेय होता है वो लोग देते हैं जो। तो जैसे चाइनीज़ हो गया, फ्रेंच हो गया, इसके अलावा जो है स्पेनिश हो गया जो है, तो इन सब में भी हिंदी के अवसर बढ़े हुए हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि हिंदी आज जो है रोजगार की भाषा बनती जा रही है जो है, और इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वह है बाज़ार का जो है। अब बाज़ार में देख लीजिए कि अब हम किसी भी बाज़ार में जाते हैं, चाहे अगरतला के बाज़ार में जाएं, चाहे गुवाहाटी के बाज़ार में जाएं, इम्फाल कहीं भी जाएं, तो वहाँ पे आप देखिए कि हिंदी चलन में है, हिंदी बोलचाल में। आप कोई हिंदी में उनसे बात करेंगे, कोई सामान मांगेंगे, तो वो जो समझते हैं जो है। तो मुझे लगता है कि हिंदी का इस रूप में जो है वो प्रचार प्रसार हो रहा है, और कहीं ना कहीं यह हिंदी के लिए एक सुखद अवसर है। सर जब बता रहे थे कि विदेशी भाषाओं का, तो मेरा अभी एक व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया कि बहुत सारा कंटेंट है चाइनीज़ भाषा में जिसका हिंदी में अनुवाद करना है, और उस अनुवाद के लिए एक शब्द के लिए कुछ पैसा तय है, निर्धारित है कि एक शब्द के लिए इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना रुपये मिलेगा। चाइनीज से हिंदी में अनुवाद के लिए सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और कोई अनुवादक नहीं मिल रहा है, दुभाषिया नहीं मिल रहा है जो चाइनीज भी जाने और हिंदी भी जाने। तो बाजार इस तरह उपलब्ध हो रहा है कि आप अपनी हिंदी विश्व भाषा को जाने ही साथ में आप अपनी भाषा को, हिंदी को भी जाने। इससे आपका जो फलक होगा वो अत्यंत व्यापक होगा। जी सर जी, बहुत ही एक अच्छे उदाहरण आपने दिया है अभी। इससे तो हमारे दर्शकों को भी ये जानना मतलब इजी हो गया है कि कैसे वो लोग अपने काम को इजी कर सकते हैं और हिंदी कैसे उनका बढ़ सकते हैं, उनका नॉलेज। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संविधान में हमारा हिंदी लैंग्वेज मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है? मुझसे अच्छा जी हाँ, देखिए संविधान जब हमारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और जब हमारा संविधान का गठन हुआ तो उसमें हिंदी के लिए कुछ प्रारूप निर्धारित किए गए, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अभी तो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जो है उसमें अनुच्छेद 341 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के लिए प्रावधान है। हिंदी भाषा के उसमें प्रावधान है कि उसमें जो है कैसे वह हिंदी न्यायालय में प्रयोग की जाएगी, संसद में, राज्यसभा में किस तरह से प्रयोग की जाएगी जो है। और उसी में जो है राजभाषा के लिए प्रावधान बताए गए कि सभी जितने भी केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें जो है जो कार्य किए जाएंगे वो
हिंदी में काम किए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में जो है। जैसे एक देखिए कि राजभाषा के ही अंतर्गत ये आता है कि मैं यदि किसी केंद्र सरकार के ऑफिस में मैं यदि हिंदी में पत्राचार करता हूं तो मुझे वहां से उत्तर जो है वो हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। ये एक मतलब राजभाषा के प्रारूप। और इसी के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर नियुक्त किए जाते हैं और राजभाषा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, दोनों उसी इकाई को देखते हैं। और सर जैसा बता रहे थे कि संविधान में किस भाषा को भारत में राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इसके लिए व्यापक विचार विमर्श हुआ कि किस एक भाषा को। और हम इस बात पर गुमान भी कर सकते हैं कि हिंदी भाषा की पैरवी करने वाला कोई हिंदी भाषी नहीं था, दक्षिण भारतीय था। सी राजगोपालाचारी ने सबसे पहले कहा, महात्मा गांधी ने हिंदी के लिए आवाज उठाई। ये सारे लोग अहिंदी भाषी हैं या हिंदीतर भाषी कह सकते हैं उन्हें। इन लोगों ने हिंदी कहा कि हिंदी ही भारत की भाषा हो सकती है। उसके बाद से तमाम सारी बैठकों के बाद यह तय हुआ कि 14 सितंबर को संविधान सभा ने यह निर्णय किया, 14 सितंबर 1949 को, कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। तो हिंदी को राजभाषा बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 341 से 351 तक यह वर्णित है कि हमारी भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। उसकी लिपि देवनागरी होगी। अंक जो लिखे जाएंगे वह अंतर्राष्ट्रीय मानक पर लिखे जाएंगे। उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि 15 सालों तक हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग करते रहेंगे, ताकि जो जनता इस क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोलचाल की भाषा नहीं है वहाँ अंग्रेजी में काम चलता रहे। लेकिन 15 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। इसकी समीक्षा के बाद हम पाएंगे कि हमने कुछ अच्छी प्रगति की है। तो उसके बाद से या अंग्रेजी जो शब्द है, हिंदी या अंग्रेजी, तो या अंग्रेजी को हटा देंगे, केवल हिंदी रखेंगे। लेकिन कहा जाए कि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हो पाई, या पूर्व के जो हमारे लोग थे शासन सत्ता में, उन्होंने कुछ उस तरह काम नहीं किया जिस तरह उन्होंने सोचा था। इसलिए वह या शब्द नहीं हट पाया, अभी तक चला आ रहा है। लेकिन फिर भी यह देखिए कि हिंदी का चहुमुखी विकास हो रहा है। चारों तरफ हिंदी भारत ही नहीं विश्व में अपना प्रतिमान खड़ा कर रही है और अपना झंडा फहरा रही है। जी सर। सर मनोज सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जहाँ तक हम जानते हैं अभी स्कूल जो है, स्कूल में प्राथमिक स्तर पर उसके लेवल तक बच्चों को इंग्लिश और बंगाली ही मतलब लैंग्वेज के द्वारा सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट के द्वारा हिंदी होता है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि क्या वो लोग हिंदी को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करें या फिर मेन लैंग्वेज के हिसाब से? मुझे लगता है कि वह बच्चों की अपनी अभिरुचि पर निर्भर होना चाहिए। यदि उनकी अभिरुचि है कि उनको हिंदी में यदि रुचि है तो उनको मेन लैंग्वेज के रूप में, मेन भाषा, मुख्य भाषा के रूप में उसका चयन करना चाहिए। और इनकी अभिरुचि नहीं है उसमें तो वो इलेक्टिव उनको पढ़ना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। जैसे कि सर एक बात है, जैसे कि हम पूर्वोत्तर का बात करें तो बंगाली, हिंदी, बंगाली और इंग्लिश को ही हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी में तो हम सब लोग बात कर सकते हैं और तकनीक के दौर में हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन एज ए लैंग्वेज हम मतलब पढ़ाई के विषय में उसको कैसे मतलब इम्पोर्टेंस दे सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, मातृभाषा का अपना कोई विकल्प नहीं है। बंगाली बंगला समाज के लोगों की मातृभाषा है और इसको मैं कहूँगा कि हिंदी से पहले इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, अपनी मातृभाषा को, किसी की भी मातृभाषा हो। लेकिन अंग्रेजी की जो बात की जा रही है कि, और यह तो एक तरह से कहा जाता है एक उपनिवेश की भाषा है और अंग्रेजी या चलन में है और यह एक तरह की धारणा बनी हुई है कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती है उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं। और चूँकि हम लोग भी हिंदी पढ़कर आए हुए हैं और यहाँ विश्वविद्यालय में बच्चों के लिए अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो यह अपने आप में एक मानक हो सकता है कि जिनको हिंदी नहीं आती है, यह एक कहना गलत है कि जिनको हिंदी नहीं आती है उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि बच्चे जो हिंदी न लेकर के अंग्रेजी ले रहे हैं और बंगाली ले रहे हैं, ये तो एक ये है कि मातृभाषा का प्रेम है
दूसरा ये है कि मार्केट जैसे हिंदी का बढ़ रहा है, जी आने वाला समय में यह आप देखेंगे कि अंग्रेजी की जगह हिंदी आ जाएगी। जी सर। क्योंकि आप गौर करिए कि यहाँ से कोई बच्चा निकलेगा, हिंदी बंगला और अंग्रेजी जान रहा है, IIT NIT में गया, तो जो पब्लिक स्फीयर की भाषा होगी, वहाँ की लोग की भाषा होगी, जनता की भाषा होगी, वो किस भाषा में संवाद करेगा? IIT बॉम्बे गया, IIT दिल्ली गया, IIT मद्रास गया, तो कैसे संवाद करेगा? केवल अंग्रेजी में बातचीत हो नहीं सकती। बिल्कुल सर। तो वहाँ पब्लिक स्फीयर की भाषा अब हिंदी हो चुकी है, इसे हम लोग कहते हैं। वहाँ कहीं खड़ा होगा चट्टी चौराहे पर, चाय की दुकान पर, तो वहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। वो जाएगा कहीं भी जाएगा तो वो हिंदी है। तो न चाहते हुए भी उसके आसपास का समाज उसे हिंदी सिखा देगा। जी बिल्कुल। और मुझे ये कहना है कि अंग्रेजी की जगह हम हिंदी को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? माँ मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। तो उसी तरह बांग्ला के साथ साथ हिंदी भी हमारी ही भाषा है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और नई शिक्षा नीति, जो अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें तो यह विशेष रूप से प्रावधान है कि मातृभाषा के साथ साथ हिंदी का विकास किया जाए। आप हिंदी में हर ज्ञान को हिंदी में लाया जाए, साइंस से लेकर मेडिकल तक, इंजीनियरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक, सब में हिंदी, या सबके ज्ञान की भाषा हिंदी बने, बाजार की भाषा हिंदी बने, तब हिंदी का विकास होगा। आपको किसी पर थोपने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सहज ढंग से लोग स्वीकार करेंगे कि हिंदी ही हम चूज करेंगे। वो मेजर के रूप में चूज करेंगे, माइनर के रूप में नहीं, इलेक्टिव के रूप में नहीं, मेन कोर्स के रूप में चूज करेंगे। बंगाली और इंग्लिश की तरह हिंदी भी अब हमारे साथ मतलब इतना घुल मिल गई है, बहुत ईजी एक लैंग्वेज हो गया हमारे साथ। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हिंदी के बारे में बात करें, हिंदी साहित्य के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपका मन में किसका नाम आने वाला है? देखिए, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वह एक ही व्यक्ति आता है जिसे नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। वह नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी के रहने वाले थे, बनारस के, और 1850 में उनका जन्म होता है। मुझे सोचकर यह ताज्जुब होता है कि 1850 में वो उनका जन्म होता है और 1857 में भारत की जनता क्रांति का बिगुल फूंक देती है। कैसा वो क्रांतिकारी व्यक्ति था, कैसा वो व्यक्ति था जो अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता था। जीवन भर 35 वर्ष की आयु मिली थी उन्हें। 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इन 35 वर्षों में उन्होंने जो काम किया वह 350 वर्ष की आयु में कोई कर पाए, यह कहना कठिन है। हिंदी के लिए या आधुनिक युग में हिंदी की जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, इन सब विधाओं का, डायरी लेखन हो, यात्रा वृत्तांत हो, इन सब का लेखन वहीं से आरंभ होता है। भारतेंदु इतने बड़े थे साहित्य में रचनाकार के रूप में कि उनके नाम पर ही एक युग का नाम पड़ गया भारतेंदु युग, जिसे हम कहते हैं। 1850 से 19 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारतेंदु के पिताजी बड़े अमीर व्यक्ति थे, तो धनाढ्य थे बहुत। भारतेंदु उस धन का संचय नहीं कर रहे थे। किसी ने कहा उनसे कि आपके पिताजी तो इतना धन का संचय किए थे, तो आप क्यों लुटा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी तक धन ने मेरे परिवार को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। और खाते क्या थे? तो वो हिंदी के प्रचार में सब कुछ लुटा दिया। आपको आश्चर्य होगा कि 35 वर्ष की अवस्था में जैसे सामान्य व्यक्ति ऐसे ही बीत जाती है अवस्था 35 वर्ष की, उतनी अवस्था में वह व्यक्ति इतना चिंतित था हिंदी के विकास को लेकर कि 3 पत्रिकाओं का संपादन किया उस आदमी ने। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। उनके मन में स्त्रीय स्वाधीनता का प्रश्न था कि स्त्रियां कैसे घरों में कैद हैं, स्त्रियों के लिए क्या ऐसा किया जाए कि उनकी पराधीनता खत्म हो, उनको आर्थिक रूप से स्वाधीनता मिले। इस ढंग से वो सोचते थे। उन पर समर्पित एक पत्रिका निकाल दी, बाला बोधनी। तब तक हिंदी में कोई महिलाओं पर केंद्रित कोई पत्रिका नहीं आती थी। बाला बोधनी पहली पत्रिका है जो स्त्रियों पर केंद्रित उस समय में चर्चित पत्रिका हुई।
पत्रिकाएं कुछ निकली, लेकिन उतनी चर्चा नहीं पा पाई जितनी उनकी पत्रिका ने ख्याति प्राप्त की। एक तरफ तो उनके मन में ये था कि मैं पत्रिका प्रकाशित कर रहा हूँ तो इसमें अंग्रेजों का सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि वही फंड देते थे, वही पत्रिका खरीदते थे। लेकिन दूसरी तरफ था कि यही अंग्रेज हमें फंड तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाओं का दमन कर रहे हैं, हमारे स्वाधीनता के अधिकार को छीन रहे हैं। इस कारण उनकी एक बात बड़ी अच्छी है, वो कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। आपका राज का सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप हमारे यहाँ का पैसा लेके विदेश में चले जाते हैं, ये बर्दाश्त लायक नहीं है। तो इस तरह से भारतेंदु ने जो हिंदी के लिए काम किया, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, एक उन्होंने भारतेंदु मंडल की स्थापना की जिसमें 9-10 लोगों को शामिल किया और सबसे मिलकर कहा कि हमें अपने देश के विषय में सोचना चाहिए, आप ऐसी रचना करिए जो भारत केंद्रित रचना हो, एकात्मता को मजबूत करने वाली रचना हो। इस तरह की रचनाएं उन्होंने करवाई अपने लोगों, अपने मित्रों से कह के। जी सर, मनोज सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के प्रसार के लिए मतलब ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जो हम बच्चों को पहले लेवल से मतलब प्राथमिक स्तर पे बता सकते हैं? देखिए, जैसा कि आलोक जी अभी भारतेंदु जी के बारे में लगभग पूरा बात कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ उसमें जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, भारतेंदु को सही मायने में हमारे यहाँ जो है आधुनिक हिंदी गद्य का नायक कहा जाता है जो है। और यदि हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में जिस आधुनिक काल की शुरुआत होती है वो भारतेंदु के जन्म से मानी जाती है। 1950 से 1900 तक माना जाता है उनका समय। और आलोक जी ने बताया कि उनके नाम पे एक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग नाम पड़ा। और यूं ही किसी के नाम पे कोई युग नहीं बन जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने हिंदी के लिए बहुत सारा काम किया। जैसा कि पूर्व में आलोक बता रहे थे कि वो अपना पैसा जो है दे देते थे, उसमें लाखों रुपए तक जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में वह लुटा देते थे। वह जो भारतेंदु मंडल स्थापित किए थे, भारतेंदु मंडल में जो 7-8 लेखक थे उस समय के गणमान्य लेखक थे, और वो लिख रहे थे, और इन लोगों की जो है गोष्ठियाँ हुआ करती थी जो है। और इसके अलावा वह जो पत्रिकाओं का प्रकाशन कर ही रहे थे, तो आप जानती हैं कि पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, उनको निकालना कितना उस समय खर्चीला हुआ करता था। तो वह भी करते थे, कुछ उनको सहयोग मिलते थे, कुछ अपना पैसा लगाते थे। तो यह इस रूप में वह हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और जिस हिंदी को आज हम लोग देख रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह हिंदी भारतेंदु के समय में नहीं थी। उससे पहले देखा जाए तो पूरी की पूरी जो हिंदी का जो साहित्य मिलता है वह ब्रज भाषा में लिखा गया, अवधी में लिखा गया। उससे पूर्व हम जाएं तो वह जो है अपभ्रंश में लिखा गया है, अवभट्ट में लिखा गया। ये एक तरह से ये जो हिंदी का ये विकास क्रम है जो है। हम जिस हिंदी की आज बात कर रहे हैं, जिस सरल सहज हिंदी में हम लोग बातचीत करते हैं, इस हिंदी के निर्माण में, इस हिंदी को बनाने में जो है भारतेंदु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो है। और उनके इस प्रयास में साथ दिया भारतेंदु मंडल के लेखकों ने, जिसमें बालकृष्ण भट्ट थे, जयपाल मुकुंद गुप्त थे, राय कृष्ण दास थे। इस तरह के लेखक उसमें थे। जी सर, तो जैसे कि आप लोगों ने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी बहुत योगदान रहा है हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने में। और सर, क्या आप हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अब हिंदी अभी तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा जी। और देखिए, हमारे यहाँ नागपुर में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और विश्व हिंदी दिवस मनाने का एक उद्देश्य यह है कि विदेशों में हिंदी को किस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जाए और भारत की कोई एक भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान या अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो, इसलिए हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और यह भारत के जितने विदेशों में दूतावास हैं वहाँ पे इस 10 जनवरी को एक बड़ा आयोजन होता है उन दूतावासों में। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया था।
तो इसलिए हम प्रत्येक 14 सितंबर को जो है हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं जो। और इस दिवस हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाने का एक ही उद्देश्य है जी। कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें हिंदी के लिए, कि हिंदी में वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में हिंदी का व्यवहार करें, हिंदी का प्रयोग करें, जिससे कहीं ना कहीं हिंदी के प्रचार और प्रसार में एक दिशा मिल सकती है, हिंदी को एक नई दिशा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस रूप में इसका जो है दोनों का महत्व है। और इस बार की जो विश्व हिंदी दिवस इस बार मनाया जा रहा है, हर वर्ष एक थीम होता है कि हम विश्व हिंदी दिवस क्यों सेलिब्रेट करें। उसका उद्देश्य तो जैसा सर बता रहे थे कि विश्व भर में जो भारतवंशी फैले हुए हैं उनको एकत्रित करना और विश्व पटल पर हिंदी को स्थापित करना, ये दो मुख्य उद्देश्य रहा। सर ने पहले ही उल्लेख किया कि 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक वह विश्व हिंदी सम्मेलन चला था। उसी को ध्यान में रखते हुए सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसी 10 जनवरी को मनाएंगे, क्योंकि 10 जनवरी से वह प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आरंभ हुआ था। और सर ने जैसे बताया कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस जैसा मनाते हैं। इसमें इस बार जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज। एकता कैसी? भारत विविधता में अनेकता, अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है भारत। तो ये भारत में जो विविधता है उसमें भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उस एकता की पहचान करना और एकता के तार को और मजबूती से जोड़े रखना, साथ ही साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को नहीं भूलना है, सांस्कृतिक गौरव को नहीं भूलना है जी सर। और उस गौरव को बार बार हिंदी के माध्यम से, अन्य भाषाओं के माध्यम से उसका स्मरण करना है और उसे और आगे बढ़ाना है। बार बार कहा जाता है ना कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। जो अच्छी बातें हैं उसका बार बार आप चिंतन करिए, मनन करिए। मंत्र क्या है? इसी तरह के सांस्कृतिक गौरव है कि आप उनका बार बार स्मरण करती हैं, बार बार उनको याद करती हैं, किसी के सामने जाके आप उसे पढ़ सकती हैं। तो इस बार का उद्देश्य यही है कि हम एकता और अपने सांस्कृतिक गौरव की आवाज़ बने हिंदी हमारी। जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार को लेके, और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। धन्यवाद सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं और एक नए कार्यक्रम में। तो जैसे कि आज का ये कार्यक्रम यहीं तक है, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।